आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग कल का जो नेक्स्ट पार्ट था। कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे, क्लिनिकल ट्रायल के प्रोटोकॉल्स को देखे थे। आज हम लोग आगे देखते हैं जो कि है हमारा इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड और इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी। ये दोनों एक ही होता है। तो कभी भी क्लिनिकल ट्रायल्स को ह्यूमंस पे परफॉर्म करने से पहले एक कमेटी होती है जो ये टेस्ट करती है, वेरीफाई करती है कि ये जो भी ट्रायल हो रहा है या फिर ये जो भी क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है वो पर्टिकुलर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के लिए सेफ है कि नहीं है या फिर एथिकल है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है IRB और IEC एक कमेटी होती है जो क्या होती है, मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, रिव्यू करने के लिए, अप्रूव करने के लिए एंड मॉनिटर करने के लिए। मतलब किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को अगर ह्यूमंस पे अगर आप ट्राई करने वाले हैं तो ये कमेटी का मेन काम ही ये होता है, वो क्या करती है, वो पूरे प्रोटोकॉल को एक बार रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद उसको अगर सही लगेगा तो वो अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद वो मॉनिटर करेगा कि हर फेज में वो क्लिनिकल ट्रायल जो हो रहा है वो ह्यूमंस जो भी मतलब जो भी ह्यूमंस उसमें आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके एथिक्स के साथ सही है कि नहीं है और उनके लिए सेफ है कि नहीं है। यही होता है ये कमेटी। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड और इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी का। नॉर्मल आप बोल सकते हो कि ये ऐसी कमेटी होती है जो कि क्या करती है, न्यू मेडिसिन का ह्यूमन पे ट्रायल से पहले क्या करता है, उसको चेक करता है, उसको वेरीफाई करता है कि वो स्टडी सेफ और एथिकल है कि नहीं है। ये हो गया स्टडी सेफ और एथिकल है कि नहीं है, उसका स्टडी करता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस क्या होता है, ये मेन इसका काम ही क्या होता है, ये क्या करता है, ह्यूमन राइट्स मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड इसका पर्पस होता है कि ये इंश्योर करता है कि ये जो भी स्टडी हो रही है वो सेफ्टी के साथ हो और उसमें वेलफेयर के साथ हो। उसके बाद ये रिव्यू करता है ट्रायल का जो भी प्रोटोकॉल हम लोग बनाया, जैसे कि मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, वो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। उसके प्रोटोकॉल को क्या करता है, रिव्यू करता है कि प्रोटोकॉल में कहीं पे भी कुछ ऐसा गलत चीज या ह्यूमंस के एथिक्स के को हार्म कर रहा है, ऐसे कोई चीज है कि नहीं है। उसके बाद ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है एथिकल कंडक्ट ऑफ रिसर्च। मतलब ये भी इंश्योर करता है कि जो भी रिसर्च हो रहा है वो एथिकली सही हो और ये वेरीफाई करता है कि जो प्रोसीजर प्रोटोकॉल में लिखा था वही प्रोसीजर क्या हो, फॉलो हो। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मेंबर्स ऑफ IRB एंड IEC की इसमें कितने, इस कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं। तो यूजुअली 7 या 15 मेंबर्स होते हैं, लेकिन इनको भी कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है और वो टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट होता है आपका चेयरपर्सन, जो सबसे हेड होता है। ये होता है हेड होता है, मतलब उस कमेटी का एकदम हेड होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का कोई पर्सन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं मेंबर सेक्रेटरीज। मेंबर सेक्रेटरीज जो होते हैं वो उसके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, मतलब ये चेयरपर्सन के नीचे आएंगे। उसके बाद थर्ड आता है आपका मेडिकल साइंटिस्ट। अब वो साइंटिस्ट क्या करता है, जितने भी मेडिकल एक्सपर्टीज होते हैं वो बताते हैं। मतलब उस प्रोटोकॉल में जो भी अगर मेडिकल टर्म्स लिखे हुए हैं या जो भी मेडिकल कंडीशन लिखा हुआ है उसके बारे में प्रॉपर एक्सपर्टीज बताते हैं, मतलब डिटेल में बताते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा फार्माकोलॉजिस्ट होता है। उसके बाद 5th पर्सन होता है आपका लीगल एक्सपर्ट। वो लीगल एक्सपर्ट का काम ये होता है कि वो ये पूरा प्रॉपर इंश्योर करे कि जो भी लीगल कंप्लायंस, मतलब जितने भी लीगल या एथिकल लॉज हैं या फिर जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट होता है आपका सोशल साइंटिस्ट और उसके बाद आता है आपका ले पर्सन। वो ले पर्सन का काम क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिटी के इंटरेस्ट को, मतलब आसपास के लोगों का क्या इंटरेस्ट है वो क्या करता है, उस कमेटी को बताता है। उसके बाद आता है आपका एथिकल एक्सपर्ट। वो एथिकल एक्सपर्ट क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स के जो भी एथिक्स हैं उसको प्रॉपर बताते हैं, क्या क्या एथिक्स है उसको कैसे फॉलो करना है। तो ये एक पार्ट में क्या होते हैं, मेंबर्स डिवाइड होते हैं आपके सिलेबस। अब हम लोग आगे आपके जैसे आप लोगों के सिलेबस, अभी मैं बता रही थी आप लोगों को कि आपके सिलेबस में ही ये पूछा है कि मेंबर्स ऑफ IRB एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मेंबर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो फर्स्ट क्या होता है, उनका मतलब रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो किसी भी रिसर्च प्रोटोकॉल को
प्रॉपर अच्छे तरीके से रिव्यू करते हैं। उसके बाद उनका काम होता है कि वो प्रोटोकॉल को रिव्यू करने के बाद उसको अप्रूव या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनका काम ये होता है कि वो पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं कि पार्टिसिपेंट की सेफ्टी सही है कि नहीं है। उसके बाद वो क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म को। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना जो फॉर्म, कंसेंट फॉर्म जो सबमिट किया उसको भी वो रिव्यू करते हैं कि उस कंसेंट फॉर्म में सारी चीज़ें सही से फिल आउट हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद वो ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं वर्किंग प्रोसीजर कि वर्किंग प्रोसीजर कैसे होता है उस कमेटी का। तो ये क्या, तो ये जो वर्किंग प्रोसीजर होता है ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, मतलब पहले से बना बनाया है। ये मतलब कुछ पॉइंट्स में है जिसको मैंने ऐसे फ्लो चार्ट में बताया। सबसे फर्स्ट होता है सबमिशन ऑफ प्रोटोकॉल। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, अपने पूरे स्टडी का एक प्रोटोकॉल बनाता है और उसको कमेटी को देता है। इसमें क्या क्या होता है, प्रॉपर स्टडी का पूरा प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसके स्टेप्स होने चाहिए, इन्वेस्टिगेटर के ब्रोशर होने चाहिए, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन उस प्रोटोकॉल में होना चाहिए। और ये सबमिट होता है किसके पास, एथिकल कमेटी के पास होता है। अब उसके बाद वो जो कमेटी होती है वो एथिकल रिव्यू करती है। वो सबसे फर्स्ट क्या करती है वो कमेटी, एथिकल रिव्यू। एथिकल रिव्यू मतलब वो देखती है कि आपने जो भी प्रोटोकॉल दिया है वो साइंटिफिकली वैलिड है कि नहीं है, उसमें आपने रिस्क को कितना मिनिमाइज किया है, उसमें कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, वो करते हैं। उसके बाद डिस्कशन, उसके बाद थर्ड प्रोसेस आता है आपका डिस्कशन इन मीटिंग। अब मीटिंग में प्रॉपर एथिकल रिव्यू को उन लोग करेंगे और करने के बाद अब डिस्कशन निकालेंगे कि ये जो भी प्रोटोकॉल है ये वैलिड है नहीं है, इसको पास करना है या फिर इसको कैंसिल करना है। उसके बाद अगर वो पास हो जाते हैं, उसके बाद पास हो गया, फेल होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कम्युनिकेशन टू डिसीजन। अब रिटर्न फॉर्म में वो प्रोटोकॉल पास हुआ है या फेल हुआ है, वो रिटर्न फॉर्म में इन्वेस्टिगेटर को सबमिट कर दिया जाता है। उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो मॉनिटरिंग होता है कि अगर वो पास हो गया है तो उसके बाद अब उसका क्लिनिकल ट्रायल जब ह्यूमंस पे चल रहा है तो अब उसको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद छोटा सा देख लेते हैं कि इन IRB और IEC में डिफरेंस क्या होता है। तो जो IRB होता है, देखते हैं डिफरेंसेस ऑफ IRB एंड IEC की। इसके में डिफरेंस के वैसे होता ही सेम है लेकिन इसके बीच का डिफरेंस क्या है। तो IRB क्या होता है, कॉमनली यूज्ड इन USA। ये जो कमेटी होती है वो मेनली USA में होती है। और IEC जो होती है वो इंटरनेशनली यूज होता है। और ये IRB एक इंस्टीट्यूशनल कमेटी होती है और IEC जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट एथिक्स बॉडी होती है, लेकिन दोनों का जो काम होता है वो एकदम ही सेम होता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।